हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 9, 5, 7, x 5 y 6 z 3 33 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें हमें बताना है 9, 5, 7, x 5 y 6 z 3, ये 33 से विभाज्य। 33 का मतलब ये है 11 से और 3 से। ठीक है, मतलब 11 और 3 से विभाजित होनी चाहिए ये वाली संख्या। तो अगर हम 11 से विभाजित देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो भी ओड प्लेस वाले नंबर है, जैसे कि ओड प्लेस वाला नंबर कौन सा हो गया, 1 वाला हो गया, ये 7 वाला हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया और ये 3 हो गए, ये वाले हैं ओड प्लेस के नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएंगे ओड प्लेस, माइनस आ जाएगा क्या, इवन प्लेस के नंबर। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो ज़ीरो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हो गया 11 का डिविजिबल रूल। और अगर हम 3 वाला देखते हैं तो 3 वाला क्या होता है, यदि कोई भी संख्या के सभी अंक यदि 3 से डिविजिबल होते हैं तो वो हमारी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम पहले 11 वाला लगा के देखते हैं तो क्या होगा, 9 और 7 16 और 5 21 और 6 27 और 30, ये हो गया 3 30 30, ये हो गया ऑर्डर प्लेस के। माइनस इवन प्लेस के अगर देखते हैं 5 जमा एक्स जमा वाई जमा जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जमा एक्स जमा वाई जमा जेड। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ अगर हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ अगर हमारी 11 से 0 या 11 से डिविजिबल होगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इसमें से घटाते तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें क्या बता रखा है कि उसका क्या होना चाहिए, अधिकतम मान होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, अभी अगर हम इसमें से 25 ही घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अधिकतम मान आ जाएगा, मतलब ये जीरो वैल्यू हो जाएगी और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम इसमें दोबारा से रख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना था हमारा 30 बन गया था, और 30 और 5 ये हो गया 35, 35 जमा एक्स जमा वाई जमा में जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की अगर हम वैल्यू यहाँ पे 25 रखते हैं और जमा में आगे दे रखा 35, 25 और 35, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया 60। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा 20। ठीक है, तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 11 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है यदि p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस का 5 है और पी क्यू इक्वल टू 6 दे रखा है तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा। तो अगर हम इसमें एक फॉर्मूला होता है कौन सा, p प्लस क्यू का होल क्यूब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस में 3 क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू हमारी ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो ये वाला हमारा सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 3 पी क्यू का मतलब 3 गुणा में 6 गुणा में ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू की वैल्यू -5। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -125 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जमा में 6 18 पंजे 18 पंजे हो गया 90, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि ये अंदर माइनस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू, अगर हम इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 125 प्लस का 90। ठीक है, अभी ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -35 इक्वल टू पी क्यूब
प्लस में क्यू क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 35, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है 500 नीले पेन, 250 गुलाबी पेन और 250 पीले पेन है। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं साइड में 500 नीले पेन है मतलब ब्लू पेन, 250 गुलाबी पेन, ठीक है, और 250 पीले पेन है मतलब ये हो गए येलो। इसमें से यदि 50% नीले पेन मतलब ये होगी कितने? 250 नीले पेन हमने निकाल लिए, 50% गुलाबी पेन और 50% का मतलब 125 पेन निकाल लिए। ठीक है, तो पीले पेन का प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो पीले पेन का प्रतिशत हो गया हमारा 250 बटे, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये सेम टू सेम 250 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं निकाल रखा हमें, तो ये हो गया 250 250 500 और ये हो गया 125 मतलब ये आ गया 625। ठीक है, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। तो अगर हम इसको इससे काटते तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 गुना 25 कितना हो गया? 625। 25 अगर हम इससे काटते तो ये आ गया कितना? 10 और 10 100 हो गया 40 मतलब ये आ गया कितना? 40%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बर्तन में 20 हरी व 15 लाल गेंदें रखी हुई हैं। हरी गेंद चुनने में प्रायिकता क्या होगी? तो हमें बताना कि हरी गेंद चुनने में प्रायिकता क्या होगी। तो 20 हरी हैं, ठीक है, और 15 लाल हैं, तो 20 हमारी होगी ग्रीन और 15 होगी हमारी रेड। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी होगी? हमारी टोटल होगी 35। 35 में से हमने क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ एक बॉल निकालनी। ठीक है, और वो इस 20 हरी में से भी हो सकती है और इस 15 लाल में से भी हो सकती है। तो 20 हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ हरी गेंद, तो वो किस में से होगी? सिर्फ और सिर्फ हरी में से होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20C1। ठीक है, तो 20C1 का मतलब 20 ही हो जाएगी और 35C1 का मतलब 35 हो जाएगी। तो अगर हम इसको काटते हैं 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दे रखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उनके हिसाब से हमें उस उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कथन 1 में समबाहु त्रिभुज और वर्ग नियमित बहुभुज के उदाहरण हैं। इसका मतलब है कि जो समबाहु त्रिभुज है और वर्ग नियमित बहुभुज, बहुभुज का मतलब है जिसके कोण मतलब जिसकी बहुत सी भुजा हों, उनके कोण नियमित रूप से हों। ठीक है, तो जैसे कि समबाहु त्रिभुज है हमारी, उसकी 3 भुजा हैं। ठीक है, और तीनों कोण एक जैसे हैं। ओके, तो इनके कोणों का मान क्या होता है? इनके कोणों का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, और वर्ग अगर हम देखते हैं, वर्ग भी 4 होते हैं, 4 साइड होते हैं और उन्हीं साइड में एंगल का मान क्या होता है? एंगल का मान होता है 90 डिग्री। मतलब बहुत सारी भुजा होती हैं और उनके कोणों का मान बिल्कुल एक समान होता है। ठीक है, तो पहले वाला कथन हमारा हो गया ठीक। नेक्स्ट है समद्वि बाजु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है, क्योंकि अगर हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज में ए बी सी, तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि अगर हम देखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो जो हमारा एंगल बी होता है वो एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन इसमें होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी का औसत 11 है। तो यहाँ पे दे रखा है ए जमा बी जमा सी इक्वल टू 11 गुणा में 3, ये हो जाएगा कितना? 33। ठीक है, सी
जमा डी जमा ई का औसत कितना दे रखा है 17। 17 गुणा में हो जाएगा 3, 17 3 हो गया 51। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है ई और एफ का औसत कितना है 22। तो ई और एफ का औसत है यहाँ पे दे रखा 22। अगर हम इसकी 2 से गुणा करते तो यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है। और ई और सी का औसत दे रखा है कितना, इसमें दे रखा 17। 17 दूनी हो गया 34। ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ई से ई कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एफ माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया। अभी अगर हम देखते हैं इसमें तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, अभी हम यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू निकाल लेते तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सी इक्वल टू एफ प्लस का 10। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो सी प्लस डी यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, ये जो सी की वैल्यू है इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इसको हम रख देंगे इस वाली के अंदर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस यहाँ पे आ जाएगा f प्लस का 10। ठीक है, प्लस का d प्लस का आ जाएगा e इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 और 3 8। ठीक है। यहाँ पे ये f माइनस सी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू के बजाय क्या आ जाएगा, अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो अगर हम c को इस साइड लेके आते तो यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 10 इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे f प्लस 10 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, f माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है। तो इन सभी का भी क्या हो गया, प्लस में आ गए ये सारे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू, ये हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते तो ये कितना हो गया 94। और अगर हमें इनका क्या निकालना, औसत निकालना है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 सही 2/3, 15 छिका 90 और 4, यह आ जाएगा 2/3। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 साझेदारों PQR एक व्यापार में कुल 52,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में P को 1430 रुपये, Q को 1870 रुपये और R को 2420 रुपये लाभ के हिस्से में मिलते हैं। Q ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाई थी। तो अगर हम देखते हैं P Q R यहाँ पे लगा रखी है, इन्होंने लाभ कितना कमाया है 1430, 1870 और 2420। ठीक है, जीरो से हमने सारी ज़ीरो काट दी। ओके, तो अगर हम इनको यहाँ पे देखना चाहें, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इनका इन्होंने निवेश कर रखा है इतना, तो अगर हम जोड़ते तो कितना आ जाएगा 572 इक्वल टू इनका निवेश हो गया इतना 52,000। ठीक है, अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे तो 52,000 बटे में 572 और गुणा में आ जाएगा, हमें क्यू का निकालना तो क्यू का कितना है 187। ठीक है, तो अगर हम इनको काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 17,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा
थर्ड वाला 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए सवाल में एक सवाल और दो कथन ए और बी नीचे दिए गए हैं। आपको कथनों के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यह बताना है कि ये सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों बयानों को पढ़ें और जवाब दें। तो इसमें दे रखा है एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जेड एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है 2। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और जेड अपॉन वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, जेड अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है 1/4। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहें एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, तो ये तो सिर्फ पहले वाला ही बता रहा है, ये तो बता ही नहीं रहा। अगर इनको बराबर करते हैं तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 1 की सेम टू सेम, और ये तो सेम ही रहना। ठीक है। तो एक्स वाई और जेड ये हो जाएगा 8, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 1। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, एक्स वाई जेड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अभी तो क्या आ जाता है, ये 32 आ जाता है, लेकिन ये 32 रेशो में आया है ना कि गुणा करने पर आया है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर केवल कथन एक से दिया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त के चाप की जीवा की लंबाई x है, चाप की ऊंचाई y है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। ओके। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये एक फॉर्मूले के टाइप में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये होता है 4 वाई जेड इक्वल टू x²। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होता है ये वाला, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे रख रखी है। ओके। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है निम्न में से कौन सी है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है a की पावर m की पावर n, क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है। ये होता है। और a की पावर माइनस m क्या होता है, a की पावर माइनस m होता है 1/a की पावर m, मतलब ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं इस वाले को, तो यहाँ पे 3 बार माइनस दे रखा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 8, मतलब हो जाएगा 1/5 की पावर 8। ठीक है। मतलब ये बिल्कुल कम हो जाएगा। सेकंड वाला है हमारा, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा 5 की पावर 8। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 20, और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20। ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि इसकी पावर सबसे बड़ी है, इसकी पावर छोटी है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है तो उसे पहले जितना लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। तो अगर हम देखते हैं इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपीज़ का। ठीक है।
और 25% की छूट देता तो SP कितने में किया उसने, SP किया 75 रुपये में। ठीक है, और इसमें इसने लाभ कमाया है कितना, इसमें इसने लाभ कमाया है 20% का। ठीक है, 20% का लाभ कमाया तो CP पे कमाया होगा, CP का 120% इक्वल टू किस पे कमाया है, SP पे। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP इक्वल टू 75 का 120%, 20 का 120, 20 पंजे 100, ये हो गया। ठीक है, अभी बताया है ये आ गया हमारा क्या, CP आ गया 75 गुणा 5/6। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 20% बढ़ा दी जाए, ये हमने 20% बढ़ा दी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हम सेम ही रख लेते हैं, एक बार इसको हटा के इस वाली वैल्यू को 100 डिवाइड बाई 120, इसको हम 120% बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, उसी हिसाब से रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि SP में के अंदर बढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जितने लाभ का प्रतिशत अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य कितने प्रतिशत छूट पर बेचने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसे पहले जितने लाभ का, पहले जितना लाभ मतलब हो जाएगा, पहले उसे कितना लाभ हुआ था 75 का, अगर हम 120 निकालते हैं, 20% लाभ हुआ था ना, 1 मिनट, तो 120 का ऐसे लाभ हुआ था, तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 20 का 120, 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 का 90। ठीक है, मतलब उसे अभी 75 से उसे 90 का हो गया, मतलब मार्क प्राइस इसका है 100 रुपये और उसे बेचना अभी 90 में। ठीक है, तो उसे कितनी की छूट देनी पड़ेगी, 10 की छूट देनी पड़ेगी, किस पर, इस मार्क प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो गया, 10% की छूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याएं A और B एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर, और ये आ गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मान लिया हमने 100% है, ये 120% हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 156%। ओके, हमें बताना संख्या और A और B का क्या अनुपात है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दही 120 और 12 गुणा 13 156। ठीक है, तो 10 अनुपात ये हो जाएगा हमारा 13, 10 अनुपात 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा C वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरानी कार का वर्तमान मूल्य 5,40,000 रुपये है, इसके मूल्य में 25% वार्षिक दर से ह्रास होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 25% की वार्षिक दर है, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से हो गया 3 और 4 से हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू दे रखी है 5,40,000। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इस वाले की, वाले की नहीं, इस वाले की वैल्यू दे रखी है, ये वाला। ठीक है, कितनी है 5,40,000, गुणा में ये हो जाएगा 6 और 4 0 सेम टू सेम। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, गुणा में अगर हम 6 60,000 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 96,
ठीक है, मतलब 9,60,000 वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक मछली घर एक गनाब के आकार का है जिसका बाहरी माप 70 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है। आधार फलक, पार्श्व फलक और पीछे के फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अगर हम इसमें देखते हैं, एक घनाभ बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से घनाभ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दे रखी है 70 और ये वाला है 15 और ये वाला है 20। ठीक है, ये दे रखा है। आधार फलक, आधार फलक का मतलब ये 70 वाला और 15 वाला। पार्श्व फलक, पार्श्व फलक का मतलब ये 15 वाला और 20 वाला। और पीछे वाले फलक का मतलब 70 वाला और 20 वाला। ठीक है, को ढकना है, मतलब इन सब तीनों को ढकना है आवश्यक कागज़ की। तो सबसे पहले हम इनका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार फलक का मतलब 70 और गुणा में आ जाएगा 15, जमा में 15 गुणा में 20, ये इन दोनों का हो गया। ठीक है, अभी हमें निकालना है पीछे वाले फलक का, तो 20 और 70 हो जाएगा, 70 गुणा में आ जाएगा 20। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को गुणा करते तो 15 से होगा 105, 1050 जमा 15 दूनी हो गया 30, 300 जमा 7 दूनी हो गया 1400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3050। तो यह आ जाएगा 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल हैं जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, तो हमें बताना है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा क्या होगा। तो अगर हम इसके अंदर देखें, हमारी जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें x² माइनस एक्स इंटू जो सम होता है ये क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट जो कि क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। ये होता है ओरिजिनल फॉर्म इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है x² प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा सम की वैल्यू कितनी है 0 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट है p। ठीक है, तो हमें बताना है 1/अल्फ़ा जमा में 1/बीटा इक्वल टू 0 में अगर हम इनको चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम की वैल्यू तो यहाँ पे 0 दे रखी है और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे p दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अगर हम ये तो हो गया हमारा सम। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट निकालना चाहें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 1/p। ठीक है, 1/p हो गया। अगर हम इसी की वैल्यू इसके अंदर रखें, इस वाले के अंदर, तो ये इस वाले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा इन दोनों की सम की और इसकी, तो ये हो जाएगा x² माइनस 0। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा क्या 1/p इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ जाएगा px² प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए बी एक वृत्त की जीवा है और पी और क्यू वृत्त के पर दो बिंदु तो ए और बी से भिन्न है, तो हमें बताना है तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला
ए द्वारा पी और के ऊपर अंतरिम कोण या तो अंतरिम कोण या फिर बराबर या पूरक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक विक्रेता पुस्तक को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 80 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो मान लिया हमने कोई भी पुस्तक 100 रुपये की है, ठीक है, उसे 90 में बेचने की बजाय उसे कितने में बेच दिया, 110 में बेच दिया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 20% का। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए। तो अगर हम 1% निकालना चाहें यहाँ पे तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर हम 100% निकालना चाहें तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 400 रुपये। तो इसका CP 400 रुपये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक शहर में 5500 व्यक्ति हैं जो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या 11% बढ़ जाती है और महिला मतदाताओं की संख्या 20% बढ़ जाती है तो मतदाताओं की संख्या 6330 हो जाती है। तो हमें बताना है पुरुष और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं x + y की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, x मान लिया हमने पुरुष हैं और y मान लिया हमने महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखी है 5500 वैल्यू, और x तो पुरुष हो गए, y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये कितनी हो जाएंगी, 5500 माइनस का x। ठीक है, तो इनमें 11% की वृद्धि हुई है तो 1.1% की वृद्धि होगी x के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई, 20% की, तो 120 की हो जाएगी, तो 1.2% हो जाएगी किसके अंदर, 5500 माइनस x के अंदर, इक्वल टू इसकी बढ़कर वैल्यू कितनी हुई है, 6330 रुपये, 6330 होगी। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको करते तो यहाँ पे 1.1x जमा में यहाँ पे आ जाएगा 6600, इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो, और माइनस का आ जाएगा 1.2x इक्वल टू 6330। हम इसको इसमें से घटाते तो यहाँ पे आ जाएगा 0.09 x इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर निकालना चाहिए तो 270 बटे 0.09, इससे हम ये 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और हम इसको इससे काट देते तो ये आ गया 3000। ठीक है, तो x की वैल्यू मतलब पुरुषों की वैल्यू कितनी आ गई, पुरुषों की वैल्यू आ गई 3000। तो 3000 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि साइन थीटा और कोस थीटा समीकरण ax² माइनस bx + c इक्वल टू 0 के मूल हैं तो निम्न में से कौन सा सही है। तो अगर हम इसमें देखें, हमें अगर सम निकालते हैं तो सम क्या होगा, सम इक्वल टू, यहाँ पे ये मूल दे रखे हैं साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, c/a। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इस वाले का स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले का, तो स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, c/a दे रखी, तो c/a रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा b²/a²। ये हो गया हमारा। अभी इसकी वैल्यू तो हमारी क्या होगी, 1 जमा 2c/a इक्वल टू b²/a²। अभी हम इसको कॉमन ले लेते तो यहाँ पे a + 2c/a इक्वल टू b²/a²। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको करते हैं तो इस ए से हमने ये वाला ए काट दिया एक, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वेयर। अगर हम इसको इस साइड लेके आते तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस का 2ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन से हम दे रखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस का 2ac इक्वल टू 0 सेकेंड वाले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए k का मान क्या होना चाहिए यदि एक दूसरे मूल का मान पहले मूल के बराबर है। तो यहाँ पे दिखा रखा है इक्वल रूट्स, और उसकी इक्वेशन क्या होती है इक्वल रूट्स की, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे इसके अंदर से, इस वाली इक्वेशन के अंदर से। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, b की वैल्यू है माइनस का के स्क्वेयर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 4 इक्वल टू दे रखा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस 4 चौक हो जाएगा 16 इक्वल टू 0, के स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा 16, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।